साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत सभी का मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जिस बिंदु पर हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में वो है मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों के विषय में हम बात करेंगे। और जैसा कि अब तक हमने अपनी स्टडी की अप्रोच रखी है कि ऐसे बिंदु जो क्या होते हैं समानांतर पढ़ने योग्य हैं या तुलनात्मक रूप से पढ़ने योग्य हैं उनको हमने तुलनात्मक रूप से पढ़ा है। यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के जो कार्य हैं उनमें भी हमें निकटता देखने को मिलती है, इसलिए इन दोनों टॉपिक्स का भी हम तुलनात्मक रूप से पैरेलल पढ़ते हुए या समांतर रूप से इनको पढ़ते हुए चलेंगे। और विशेष रूप से राज्य मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत हम बात करेंगे राजस्थान का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके बारे में। तो मानवाधिकार आयोगों के बारे में जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि मानवाधिकार आखिर होते क्या हैं। ह्यूमन राइट्स जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है वे ह्यूमन राइट्स आखिर होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार क्या होते हैं। मानवाधिकार क्या होते हैं इसके विषय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने बताया है? संयुक्त राष्ट्र ने बताया है। यूएनओ ने इसके बारे में बताया है कि मानवाधिकार क्या होते हैं। और वो किस में बताया है? उसका जो चार्टर 10 है जो कि 1948 में ये चार्टर प्रकाशित होता है। और इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो यूएनओ के चार्टर में परिभाषित किया गया है, जबकि भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना के लिए जो एक्ट बना है जिसे मानवाधिकार अधिनियम 1993 के नाम से जाना जाता है, उस मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 2 में भी किसको परिभाषित किया गया है? मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया है। तो मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स को न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ द्वारा परिभाषित किया गया है, अपितु भारत में भी एक एक्ट के अंतर्गत मानवाधिकार क्या होते हैं उनको बताया गया है। तो ये तो बात हुई मानवाधिकार होते क्या हैं उसके बारे में। अब मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स जो है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसमें किसी भी व्यक्ति के किसी भी मानव के बहुत सारे अधिकार आते हैं और उन अधिकारों में किस किस प्रकार के अधिकार शामिल होते हैं उनकी यदि हम बात करें तो मानवाधिकार के अंतर्गत नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार, ये सभी प्रकार के जो अधिकार हैं वो सम्मिलित होते हैं। और यहां से पिछली जो आरएएस प्री की एग्जाम है उस आरएएस प्री में एक बार प्रश्न भी पूछा गया है कि मानवाधिकार आयोग में मानव अधिकारों में कौन कौन से अधिकार सम्मिलित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मानव अधिकारों में न केवल नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अपितु सांस्कृतिक अधिकार, ये सभी प्रकार के अधिकार जो हैं वो शामिल होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार एक ब्रॉड टर्म है जिसमें काफी सारे अधिकार किसी व्यक्ति के सम्मिलित होते हैं। तो ये तो बात हुई मानवाधिकार होते क्या हैं उनके बारे में। अब चलते हैं मानवाधिकार आयोग। इन मानवाधिकारों या ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए एक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई और राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर भारत में क्या किया गया? मानवाधिकार आयोग स्थापित किए गए। तो आइए देखते हैं मानवाधिकार आयोगों के बारे में। राष्ट्रीय स्तर पर या केंद्र के स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्य करता है, जबकि प्रत्येक राज्य के स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग कार्य करता है। इन्हें आगे की क्लास में हम शॉर्ट फॉर्म में एनएचआरसी और एसएचआरसी के नाम से जानेंगे। एनएचआरसी का तात्पर्य है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और एसएचआरसी का तात्पर्य है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों की जो परिभाषा है वो एक एक्ट में दी गई है मानवाधिकार नाम से। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 जो बना था उसमें इसकी परिभाषा दी गई है मानवाधिकारों की। और मानवाधिकार आयोग के गठन की बात भी उसी एक्ट में कही है, यानी जो ह्यूमन राइट एक्ट है, ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के द्वारा क्या किया गया है, चाहे वो एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो चाहे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, इन दोनों के विषय में ही इस एक्ट में बताया गया है। और हमने देखा था कि ऐसी संस्थाएं या ऐसे आयोग जिनका जिक्र किसी एक्ट में किया गया हो वो क्या कहलाते हैं? सांविधिक आयोग या स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो चाहे राज्य के मानवाधिकार आयोग हो, दोनों के दोनों ही किस प्रकार की बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, या कह सकते हैं ये सांविधिक निकाय है। किस प्रकार का निकाय है? सांविधिक निकाय ये कहलाते हैं। तो ये बात हुई निकायों के प्रकार की कि ये किस प्रकार की संस्थाएं हैं। जैसा हमने देखा पहले भी कि इसकी स्थापना
SHRC हो चाहे NHRC हो, इनकी स्थापना एक संसदीय विधि के द्वारा हुई है और वो संसदीय विधि कौन सी है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। अब जब आयोग की स्थापना इस एक्ट के तहत पहली बार होती है तो उस पहले आयोग के जो अध्यक्ष थे, यानी प्रथम मानवाधिकार आयोग जो राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होता है, उसके जो अध्यक्ष थे, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार, पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो था, उसके अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। अब देखिए, स्थापना जो होती है किसकी? ह्यूमन राइट कमीशंस की, केंद्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर, वो तो हमने देखा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के द्वारा होती है। लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन या मानवाधिकार आयोगों के संदर्भ में समय समय पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं। उन परिवर्तनों को करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट पास हुए हैं। तो इस प्रकार का एक अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2006 में पास हुआ, जबकि इसी प्रकार का एक एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ। इन दोनों एक्ट के माध्यम से ही मानवाधिकार आयोगों के बारे में कुछ व्यवस्थाएं बदली गई थी। क्या व्यवस्थाएं बदली गई थी? इसे हम क्लास के अंत में जानने वाले हैं, क्योंकि क्लास के अंत में इसे जानना समाचीनी क्यों होगा? क्योंकि पहले हम ह्यूमन राइट कमीशंस के बारे में जानेंगे, वर्तमान की व्यवस्था जो है ह्यूमन राइट कमीशंस की, उसको जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो वर्तमान की व्यवस्था है वो किस प्रकार से 2006 और 2019 के अधिनियम द्वारा संशोधित होकर वर्तमान स्वरूप में आई। तो पहले हम जानेंगे ह्यूमन राइट कमीशंस के संबंध में, और उसके बाद में संशोधन अधिनियमों के द्वारा क्या परिवर्तन हुए उसके विषय में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, दोनों की ही स्थापना जो की गई वो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के तहत की गई। दोनों को पैरेलल रूप से हम पढ़ते हुए चलेंगे। पहले हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की संरचना के बारे में। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की संरचना की यदि बात करें तो इसमें एक तो होता है कौन? अध्यक्ष। कौन होता है? अध्यक्ष। इसी प्रकार 5 इसमें क्या होते हैं? पूर्णकालिक सदस्य, और 7 पदेन सदस्य होते हैं। तो संरचना क्या हुई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की? एक क्या होगा? अध्यक्ष, 5 होंगे सदस्य। ये सदस्य कैसे होंगे? पूर्णकालिक सदस्य। जबकि 7 सदस्य कैसे होंगे? पदेन सदस्य। 3 बातें। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की यदि हम बात करें तो इसकी संरचना को यदि हम देखते हैं तो यहां भी एक तो क्या होगा? अध्यक्ष आयोग में, और 2 पूर्णकालिक सदस्य। यहाँ कितने पूर्णकालिक सदस्य? 5 पूर्णकालिक सदस्य। और इधर राज्य के मानवाधिकार आयोगों में पूर्णकालिक सदस्य कितने होंगे? केवल 2 होंगे, 5 नहीं, केवल 2 होंगे। और यहाँ आप अलग से, आपको रेड कलर में दिख रहा है, 7 क्या होते हैं? पदेन सदस्य भी होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। जबकि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में पदेन सदस्यों का कोई प्रावधान नहीं है। यहां पदेन सदस्यों का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। ये तो बात हुई संरचना की। अब आइए देखते हैं कि ये पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, क्या योग्यताएं हैं सदस्यों की, उनके ऊपर भी चर्चा हम करते हैं। अध्यक्ष की यदि हम बात करें, जैसे हमने देखा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक अध्यक्ष होगा, 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और 7 पदेन सदस्य होंगे। पहले बात करते हैं अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष जो होना चाहिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, वो सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च जो न्यायालय है उसका या तो क्या होना चाहिए? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड या तो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश क्या बन सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की यदि हम बात करें, राज्य के मानवाधिकार आयोग की यदि बात करें, तो राज्य के मानवाधिकार जो आयोग है उनका जो अध्यक्ष होगा उसकी योग्यता क्या है कि अध्यक्ष को क्या होना चाहिए? हाईकोर्ट से, किसी भी राज्य के हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या तो क्या होना चाहिए? किसी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या किसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो और सेवानिवृत्त हो चुका हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। ये बात हुई अध्यक्ष की। अब बात करते हैं सदस्यों के बारे में। पहले बात करेंगे पूर्णकालिक सदस्यों के बारे में। पूर्णकालिक सदस्य हमने देखा था कितने सदस्य थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक सदस्य कितने थे? 5। जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक सदस्य कितने थे? 2। आइए देखते हैं कौन कौन ये पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, क्या योग्यता इनकी होती है। पूर्णकालिक सदस्य कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का होगा तो उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट का या तो क्या होना चाहिए? सेवानिवृत्त जज होना चाहिए, या कार्यरत, ध्यान रखना कार्यरत भी मानवाधिकार आयोग का सदस्य हो सकता है। तो या तो सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत, या सुप्रीम कोर्ट से कोई सेवानिवृत्त जज क्या हो सकता है? पूर्णकालिक सदस्य हो सकता है। इसी प्रकार हाईकोर्ट का कोई सेवानिवृत्त या कार्यरत मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का तो न्यायाधीश
भी चल जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट का यदि कोई जज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मेंबर तभी बन सकता है जब क्या हो, वो हाईकोर्ट में या तो चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहा हो या चीफ जस्टिस की पोस्ट से क्या हो, रिटायर हो। ये तो हो गई 2 सदस्य। अब टोटल कितने सदस्य हैं? 5। बाकी के 3 कौन होंगे? बाकी के 3 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें मानवाधिकार के मामलों का विशेष ज्ञान हो। ये तो होगी पूर्णकालिक सदस्यों की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में बात। अब बात करते हैं पूर्णकालिक सदस्य जिनकी संख्या कितनी होती है? 2 राज्य मानवाधिकार आयोगों में। तो ये सदस्य कौन होते हैं? ये सदस्य ऐसे होते हैं जो कि या तो इनमें से एक सदस्य क्या होगा, या तो क्या होगा, हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त जज होगा, या हाईकोर्ट में कार्यरत क्या होगा, जज होगा या न्यायाधीश होगा। और दूसरा जो पूर्णकालिक सदस्य होगा वो ऐसा जिला न्यायाधीश होगा, ऐसा डिस्ट्रिक्ट जज होगा जिसे कम से कम 7 वर्ष का मानवाधिकार मामलों का अनुभव हो। तो देखिए, पूर्णकालिक सदस्यों में राष्ट्रीय मानवाधिकार की योग्यता भी हमने देखी और पूर्णकालिक सदस्य में राज्य के मानवाधिकार आयोग की योग्यता भी हमने देखी। अब बात करते हैं पदेन सदस्यों की। 2 प्रकार के सदस्य हमने देखे थे, चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग हो चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो। सदस्य कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। अध्यक्ष को हम देख चुके हैं, पूर्णकालिक सदस्य को हम देख चुके हैं। अब दूसरे प्रकार के सदस्य देखते हैं, कौन से? पदेन सदस्य। अब देखिए, पदेन जो सदस्य होते हैं वो जैसा हमने देखा था स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में पदेन सदस्य होते ही नहीं है, तो यहां पे हमने लिखा है नॉट एप्लीकेबल, यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में पदेन सदस्य नहीं होते। किस में होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में होते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में होते हैं। अब ये पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? पदेन सदस्य का तात्पर्य है अपने पद के कारण किसी संस्था में क्या करना, सदस्य होना। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी विशेष पद के कारण नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी होते हैं। कौन कौन से ऐसे पद हैं? देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो पदेन सदस्य होगा। कहां? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भी इसका सदस्य होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भी सदस्य होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या होगा? सदस्य होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष और दिव्यांगों हेतु एक मुख्य आयुक्त का पद जो है वो सृजित किया गया है। तो ये सभी लोग अपने पद के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। तो ये थे 7 पदेन सदस्य किसके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या राज्य मानवाधिकार आयोग में हमने लिखा है एनए नॉट एप्लीकेबल, मतलब यहां पर पदेन सदस्यों की व्यवस्था नहीं की गई है। अब देखते हैं नियुक्ति का तरीका कि किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है, कैसे, किसके द्वारा ये नियुक्तियां की जाती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों की ही नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। लेकिन राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है। किसकी सिफारिश पर करता है? चयन समिति की सिफारिश पर करता है। दूसरा बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग की। तो राज्य मानवाधिकार आयोग में भी नियुक्तियां जो की जाती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं? राज्यपाल द्वारा। लेकिन वहां भी नियुक्ति किसकी सिफारिश पर होंगी? एक चयन समिति की सिफारिश पर होंगी। यानी कह सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, चयन समिति की सिफारिश पर। राज्य मानवाधिकार आयोगों में भी नियुक्तियां चयन समिति की सिफारिश पर, लेकिन किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। अब ये चयन समिति जो होती है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों के मामले में जो चयन समिति होती है उसके सदस्यों को हम देख लेते हैं। कौन कौन उसमें सदस्य होता है? सदस्य होता है पीएम, जो कि इस चयन समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने के लिए जो चयन समिति होती है उसमें सदस्य होते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं, ध्यान रखना, राज्यसभा का कौन? उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता जो होता है राज्यसभा और लोकसभा में वे, और गृह मंत्री। ये सभी के सभी मिलकर क्या बनाते हैं? एक चयन समिति बनाते हैं। इस चयन समिति क्या करती है? किसी नाम का सिफारिश करती है और इनकी सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति क्या देता है? नियुक्ति देता है। बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग की चयन समिति की, तो राज्य मानवाधिकार आयोग की चयन समिति में जो अध्यक्ष होता है वो तो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। उसके अलावा सदस्य के रूप में विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष यदि हो किसी स्टेट में तो उसके बाद में विपक्ष का नेता और गृह मंत्री क्या होते हैं? इस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की जो चयन समिति होती है इसके चयन के लिए उसके सदस्य
होते हैं। अब बात करते हैं पदावधि और पुनर्नियुक्ति की, कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनकी पद की अवधि कितनी होती है, उनका कार्यकाल कितना होता है, और क्या उन्हें पुनर्नियुक्ति प्रदान की जा सकती है क्या। तो देखिए, पदावधि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग हो, दोनों की ही जो पदावधि होती है वो कितनी होती है, या तो 3 वर्ष उनका कार्यकाल होता है, या फिर वो 70 वर्ष की आयु को जब भी प्राप्त कर लें तब तक उनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। अब बात करें कि क्या पुनर्नियुक्ति इनकी हो सकती है। एक बार कोई व्यक्ति मानवाधिकार आयोग में सदस्य रह चुका, 3 साल का उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो क्या वो दोबारा मानवाधिकार आयोग में सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। तो इसके लिए व्यवस्था की गई कि जी हां, बन सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोनों में यह व्यवस्था है कि इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। सदस्य के रूप में रहा व्यक्ति या तो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः भी मानवाधिकार आयोग में काम कर सकता है। तो ये बात हुई नियुक्ति, चयन समिति और पदावधि के बारे में। अब बात करते हैं, यदि पद से हटाना हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाना हो, या राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाना हो, तो वो किस प्रकार से हटाया जाएगा। तो देखिए, हटाया सबसे पहली चीज तो कौन हटाएगा इन्हें पद से, नेशनल ह्यूमन राइट के संदर्भ में हो चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में। आपको ध्यान रखना है, नियुक्ति तो राज्य मानवाधिकार आयोग की किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा, लेकिन पद से किसके द्वारा हटाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या हटाया जाएगा, पद से इनको हटाया जाएगा। अब इनको पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति एक प्रक्रिया अपनाएगा। कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को क्या कहेगा, जांच करने के लिए कहेगा। और जांच करने के कब कहेगा जांच करने के लिए, यदि क्या होते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने के लिए कुछ आधार उसके सामने होते हैं, उस समय इन आधारों की जांच राष्ट्रपति किससे करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट से करवाएगा। क्या क्या आधार, यदि राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि सदस्य दिवालिया हो गया, या अपने कर्तव्यों के बाहर स्वयं वेतन वो क्या है, नियोजित है, या फिर राष्ट्रपति की राय में वो व्यक्ति क्या है, शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम है तब, या फिर कदाचार का दोषी वो होता है, या फिर ऐसा अपराध वो व्यक्ति कर देता है, ऐसे अपराध के लिए वो सिद्ध दोष हो जाता है, दोषी ठहराया जाता है और उसे कारावास की सजा हो जाती है, जो राष्ट्रपति की नजर में क्या है, नैतिक अधर्मिता है, अर्थात नैतिक पतन के किसी अपराध में शामिल हो जाए, कदाचार की श्रेणी का कोई अपराध कर दे, या फिर वो दिवालिया हो जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम हो जाए, तो इन सभी आधारों को यदि राष्ट्रपति पाता है तो सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच करवाता है, और सही पाए जाने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों या राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को अपने पद से हटा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं त्यागपत्र की। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, वो त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। जबकि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। तो ध्यान रखना है, हटाएगा तो कौन इन्हें, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाने का कार्य तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। हटाने का काम तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन ये त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल को। क्यों, क्योंकि नियुक्ति इसकी किसने की है, राज्यपाल ने ही की है। तो सामान्यतः जो व्यक्ति नियुक्ति करता है उसी को त्यागपत्र दिया जाता है। तो ये बात हुई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में उनको पद से हटाने की प्रक्रिया और त्यागपत्र के बारे में। अब बात करते हैं इनकी शक्तियां, वेतन भत्ते आदि के बारे में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो शक्ति होती है वो सिविल कोर्ट के समान होती है। सिविल कोर्ट के समान शक्ति होने का तात्पर्य क्या है, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों की शक्ति इस संदर्भ में समान होती है, और इसके अंतर्गत वो क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को अपने समक्ष पेश होने के लिए कह सकते हैं, कुछ दस्तावेज अपने समक्ष मंगवा सकते हैं। तो इस प्रकार की शक्ति को सिविल कोर्ट की शक्ति कहा जाता है। दोनों को ही इस प्रकार की, चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग हो चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, दोनों को ही इस प्रकार की सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं वेतन भत्तों की। वेतन भत्ते जो होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में ये किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ध्यान रखना। जबकि यहां राज्य मानवाधिकार आयोग के मामले में इनके वेतन भत्ते जो होते हैं वो उस राज्य की सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। और एक बार निर्धारित हो जाने के पश्चात
किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता इनके वेतन भत्तों में, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग हो। अगला, यदि इसकी शक्ति और प्राधिकारों की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जब अपना कार्य करता है तो ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या किसी भी अधिकारी या किसी भी कर्मचारी को क्या कर सकता है, अपने कामों के लिए निर्देशित कर सकता है, उनकी मदद अपने कार्यों को करने के लिए ले सकता है। इसी प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य की किसी भी संस्था का या राज्य के किसी भी अधिकारी का सहयोग अपने कार्यों के लिए ले सकता है, उसके लिए ये अधिकृत हैं। बात करें इनकी रिपोर्ट्स की तो जो राष्ट्रीय स्तर का मानवाधिकार आयोग है, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं, वो केंद्र सरकार को या फिर राज्यों से संबंधित कोई मामला है तो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है, और जैसा भी हो, यदि केंद्र सरकार को देता है तो केंद्र सरकार इसे संसद के समक्ष, और राज्य सरकार को रिपोर्ट देता है तो राज्य सरकार इसकी रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाती है। जबकि राज्य मानवाधिकार जो आयोग होते हैं वो अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, संबंधित राज्य सरकार को देते हैं, और राज्य सरकार इस रिपोर्ट को कहां रखवाती है, फिर विधानमंडल के समक्ष रखवाती है। रिपोर्ट्स की बात की, वेतन भत्तों की बात की, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होने के बारे में बात की। अब बात करते हैं कुछ अन्य कार्यों के बारे में जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अर्थात राज्य मानवाधिकार आयोगों को करने होते हैं। कौन कौन से कार्य हैं जो ये करते हैं? दोनों ही इस प्रकार के कार्य करते हैं। केंद्र के स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्यों के स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग इस प्रकार के कार्य करता है। आइए देखते हैं किस किस प्रकार के कार्य। सबसे पहला तो ये हमारे संविधान या हमारे किसी कानून या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि से किसी भी व्यक्ति को कोई मानवाधिकार या ह्यूमन राइट प्राप्त होता है, उसकी सुरक्षा या उसकी रक्षा को ये क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करते हुए मानवाधिकार आयोग क्या करते हैं, मानवाधिकार हनन के जो मामले हैं उनकी क्या करते हैं, जांच करते हैं। और ऐसी जांच कि कहीं पे यदि मानवाधिकार के किसी मामले का उल्लंघन हुआ है तो इसकी जांच मानवाधिकार आयोग या तो स्वयं अपनी प्रेरणा से यानी स्वयं अपनी समझ से ही उनको लगता है किसी मामले में मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है किसी व्यक्ति के, तो वो जांच प्रारंभ कर सकते हैं। या फिर कोई कोर्ट मानवाधिकार ऑर्डर को ऑर्डर करे यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करे तो भी क्या कर सकते हैं, ये किसी मानवाधिकार के मामले की जांच कर सकते हैं। या फिर पीड़ित व्यक्ति स्वयं शिकायत करे या पीड़ित व्यक्ति की तरफ से कोई और व्यक्ति शिकायत करे, सभी तरीके से ये क्या करते हैं, मानवाधिकार मामलों की जांच करें। तो दायरा विस्तृत है जांच का, किसी भी तरीके से ये जांच को प्रारंभ कर सकते हैं मानवाधिकार उल्लंघन का कोई मामला इनको लगता है तो। इसके अलावा यदि किसी कोर्ट में किसी न्यायालय में मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामला क्या है, लंबित है, तो क्या ये उस मामले में भी जांच कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं? तो हाँ, आंशिक रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, जब न्यायालय इसकी परमिशन दे, न्यायालय क्या कहे, अनुमति दे कि मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है तो मानवाधिकार आयोग को यहां बोलना चाहिए, तभी ये उस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य या अध्यक्ष होते हैं वो जेल का दौरा कर सकते हैं और वहां जेल में कैदियों की किस प्रकार की दशा है, क्या उनके मानवाधिकार जो मानवाधिकार हैं, जो जेल में कैदी हैं उनके मानवाधिकारों की पालना सुनिश्चित हो रही है, उसकी जानकारी के लिए ये जेल का दौरा कर सकते हैं और वहां दौरा करके अपनी कुछ सिफारिशें दे सकते हैं कि ये सुधार यहाँ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मानव अधिकारों के रक्षण के लिए यानी मानव अधिकार प्रोटेक्ट हो, ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए ये मानवाधिकार आयोग क्या कर सकते हैं, कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान सरकार द्वारा किए जाने चाहिए, इस प्रकार की सलाह भी ये सरकारों को दे सकते हैं और उनका पुनरीक्षण ये कर सकते हैं। इसके अलावा मानव अधिकारों से संबंधित जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और अनुसंधान है उसके विषय में भी ये कार्य करते हैं। तो ये थी कुछ प्रमुख कार्यों की सूची जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को अपनी कार्य प्रणाली में करने होते हैं। अब कुछ जैसा हमने देखा बहुत सारे कार्य नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन करते हैं, लेकिन इनके कार्यों की कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, कुछ मामलों में ये जांच नहीं कर सकते। आइए देखते हैं कौन से ऐसे मामले हैं जहां स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहला मामला है कि 1 साल से पुराना यदि कोई मामला होता है, यानी ऐसा कोई मामला जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन हुए 1 साल से अधिक समय बीत गया हो,
तो उन मामलों की वो मानवाधिकार मामलों से संबंधित होते हुए भी मानवाधिकार आयोग क्या नहीं कर सकते हैं, जांच नहीं कर सकते हैं। साथ ही दूसरी इसकी लिमिटेशन है कि मानवाधिकारों के बारे में जब मानवाधिकार आयोग अपनी सिफारिशें देते हैं, अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, तो उन रिपोर्ट्स या सिफारिशों को मानना या ना मानना सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है। इसकी सिफारिशें मानना ना तो केंद्र सरकार के लिए और ना ही राज्य सरकार के लिए बाध्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि मानवाधिकार आयोग अपनी सभी बातें राज्य सरकार या केंद्र सरकारों से मनवा नहीं सकता, उनके ऊपर ये बाध्यकारी नहीं होती। साथ ही साथ मानवाधिकार उल्लंघन का कोई मामला यदि मानवाधिकार आयोग द्वारा पाया जाता है तो भी मानवाधिकार आयोग सीधे किसी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता। उसके लिए वो क्या कर सकता है, एजेंसीज जो होती हैं उनको क्या कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। केवल सीधे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सजा मानवाधिकार आयोग नहीं दे सकते, केवल सरकारी एजेंसियों की सहायता या उनको निर्देश प्रदान कर सकते हैं इन संदर्भ में। साथ ही साथ जिस व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है अर्थात पीड़ित व्यक्ति, उस पीड़ित व्यक्ति के मानवाधिकारों के उल्लंघन की एवज में उसे मुआवजा देने का किसी प्रकार का अधिकार भी मानवाधिकार आयोग के पास नहीं है। इसके अतिरिक्त सशस्त्र बल जो हैं उनके मानवाधिकार आयोगों की पालना जो है वो सुनिश्चित कराना इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग किसके, सशस्त्र बलों को क्या करे जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं या इसके अधिकार क्षेत्र से क्या है, कह सकते हैं हम बाहर है। तो इस प्रकार से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। तो इस आधार पर मुख्य परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न बनाया जा सकता है कि मानवाधिकार आयोग की जो सीमाएं या लिमिटेशंस है वो क्या है, किस प्रकार से मानवाधिकार आयोगों के होते हुए भी मानवाधिकारों के उल्लंघन की जो घटनाएं हैं वो हमें दिन प्रतिदिन देखने को मिलती हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो उस उत्तर में आप इस प्रकार से एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिख सकते हो कि किस प्रकार की लिमिटेशंस या सीमाएं मानवाधिकार आयोगों के समक्ष हैं। अब जैसा हमने देखा था कि ह्यूमन राइट कमीशंस की जो स्थापना हुई थी वो तो हमने देखा था ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के द्वारा हुई थी। लेकिन इस 1993 के एक्ट में दो बार संशोधन हुआ, एक तो 2006 में और एक 2019 में। आइए देखते हैं क्या क्या संशोधन हुए। 2006 में मानव अधिकारों के संदर्भ में जो संशोधन हुआ उस एक्ट को बोला गया ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2006। क्या क्या संशोधन इसके माध्यम से मानवाधिकार आयोगों के संदर्भ में हुए, आइए देखते हैं। सबसे पहला तो जैसा हमने देखा था कि राज्य के जो मानवाधिकार आयोग थे उनमें सदस्य संख्या, अभी हमने जब उनकी संरचना पढ़ी तो उसमें हमने देखा था इनमें एक तो क्या होता है, अध्यक्ष होता है और दो पूर्णकालिक क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। जबकि पहले ये संरचना 1+4 थी। 2006 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसको बदलकर 1+2 कर दिया गया है। यानी पहले राज्य के मानवाधिकार आयोगों में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 5, लेकिन 2006 के अधिनियम द्वारा संशोधित करके इसे कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। तो कुछ किताबों में जो 2005 के बाद अपडेट नहीं हुई उन किताबों में आपको मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार आयोगों की सदस्य संख्या 5 भी देखने को मिल सकती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनके लिए जो योग्यता के मापदंड हैं उनको भी क्या किया गया था, परिवर्तित किया गया था और योग्यताएं इसके संदर्भ में चेंज की गई थी। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोनों को ही पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने का अधिकार जो है वो 2006 का जो अधिनियम है उसके द्वारा प्रदान किए गए थे, जो कि पहले उन्हें प्राप्त नहीं था। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को, यदि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ही उसकी जांच करनी होती थी। अब ये व्यवस्था कर दी गई 2006 के अधिनियम, संशोधन अधिनियम के पश्चात कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कोई शिकायत प्राप्त होती है और वो यदि किसी स्टेट से संबंधित होती है तो उस मामले को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास क्या कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है। जेलों के निरीक्षण की जो शक्ति प्रदान की गई थी, जो कि हमने इसके कार्यों में पढ़ा था, वो भी 2006 के संशोधन अधिनियम के पश्चात ही प्रदान की गई थी, उससे पहले ये शक्ति नहीं थी। इसके अलावा हमने मानवाधिकार आयोग, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसमें हमने देखा था कि पदेन सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अध्यक्ष हैं वो सम्मिलित होते हैं। ये पहले पदेन सदस्य नहीं होते थे। 2006 के संशोधन अधिनियम के पश्चात ही एससी और एसटी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको पदेन सदस्यों के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सम्मिलित किया गया। ये था 2006 का संशोधन अधिनियम। इसके बाद आता है 2019 का संशोधन अधिनियम।
उसके अंतर्गत देखिए क्या क्या संशोधन किए गए। पहले हमने देखा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी योग्यता को हमने देखा कि वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का कोई क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए। लेकिन 2019 के अधिनियम से पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष की योग्यता क्या थी, उसे सीजेआई यानी भारत का केवल मुख्य न्यायाधीश होगा वही रिटायर होकर क्या बन सकता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन आपको मालूम है कि सीजेआई इतना महत्वपूर्ण पद है, अब तक भारत में कुछ एक व्यक्ति ही उस शीर्ष पद पर पहुंचे हैं और रिटायरमेंट के पश्चात कितने व्यक्ति उसमें से जीवित हैं उनकी संख्या जो है वो बहुत लिमिटेड है। इसी कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद के लिए समुचित व्यक्ति प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो 2019 में इसके लिए संशोधन करना पड़ा और व्यवस्था की गई कि केवल सीजेआई नहीं, केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज जो है वो अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। इसी प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में भी अध्यक्ष की योग्यता परिवर्तित की गई। पहले 2019 के अधिनियम से पहले केवल और केवल हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ही क्या बन सकता था, मानवाधिकार आयोग का, राज्य के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता था। बाद में क्या व्यवस्था कर दी गई कि चीफ जस्टिस हो चाहे हाईकोर्ट से कोई रिटायर्ड सामान्य जज हो, वो दोनों ही क्या कर सकते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। संरचना में हमने देखा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, जब हमने पढ़ा था उसकी संरचना में हमने देखा था कि मानवाधिकार आयोग का विशेष ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्तियों को क्या किया जाता है, पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में मानवाधिकार आयोग में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन 2019 के एक्ट से पहले ये सदस्य संख्या कितनी थी, 2। पहले मानवाधिकार के विशेष ज्ञान वाले 2 व्यक्तियों को मानवाधिकार आयोग में सम्मिलित किया जाता था। 2019 के बाद में वो संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आपने देखा था मनोनीत सदस्यों के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल संरक्षण आयोग, दिव्यांगों का जो मुख्य आयुक्त होता है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। लेकिन इनको पदेन सदस्यों के रूप में 2019 से पहले सम्मिलित नहीं किया जाता था, 2019 के संशोधन अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था की गई। तो हमने देखा एससी और एसटी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको पदेन सदस्य के रूप में सम्मिलित करने की जो व्यवस्था की गई वो तो 2006 के अमेंडमेंट एक्ट में की गई। लेकिन जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल संरक्षण आयोग और दिव्यांगों के जो मुख्य आयुक्त हैं उनको पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सम्मिलित करने की व्यवस्था 2019 के अधिनियम द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त हमने कार्यकाल में देखा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष, जबकि 2019 के संशोधन से पूर्व ये कितना था, 5 वर्ष। तो 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया गया, आयोगों के जो कार्यकाल है उसको 5 से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया, 3 वर्ष कर दिया गया। और साथ ही साथ एक और व्यवस्था की गई कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में ऐसे व्यक्ति जो अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं पुनः राज्य या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान भी इस एक्ट के माध्यम से किया गया। तो हम देख सकते हैं कि संशोधन अधिनियम के माध्यम से इस प्रकार का प्रयास किया गया कि योग्यताओं के संदर्भ में कुछ शिथिलता प्रदान की जाए ताकि समुचित व्यक्ति जो है वो प्राप्त हो पाए। पहले योग्यता इतनी उच्च स्तर की रखी थी कि अध्यक्ष पद को सुशोभित करने के लिए समुचित व्यक्ति का प्राप्त होना मुश्किल था, इसीलिए योग्यताओं में कुछ शिथिलन एक बार तो 2006 के माध्यम से और एक बार 2019 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया। तो ये थी कुछ बातें अमेंडमेंट की। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के कोर्ट्स। देखिए, ह्यूमन राइट कमीशन रक्षा करते हैं ह्यूमन राइट्स की या मानवाधिकारों की। अब इसी संदर्भ में ह्यूमन राइट कोर्ट्स भी क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं ताकि मानवाधिकार आयोग के समक्ष जो मानवाधिकार उल्लंघन के मामले हैं उनकी क्या हो जाए, त्वरित सुनवाई हो जाए। तो मानवाधिकार संबंधित मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए क्या स्थापित किए गए, मानवाधिकार कोर्ट स्थापित किए गए। कहां स्थापित किए गए, हर जिले में ऐसे कोर्ट स्थापित करने की संकल्पना की गई। और ये कोर्ट कौन स्थापित करता है, राज्य सरकार स्थापित करती है। कैसे, हाईकोर्ट की जो सीजे होते हैं, संबंधित राज्य का हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सहमति पर ये कोर्ट क्या करे जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। कहां स्थापित किए जाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हर राज्य में ये कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। काम क्या होगा, मानवाधिकार से संबंधित मामलों की जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। और राज्य सरकार इन कोर्ट्स में विशेष रूप से क्या करती है, सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति करती है ताकि
जल्दी से जल्दी डिस्पोजल किया जा सके मानवाधिकार संबंधित मामलों का। तो ये थे ह्यूमन राइट कोर्ट्स के मामले, ह्यूमन राइट कोर्ट्स जो कि विशेष रूप से कार्य करते हैं मानवाधिकार के मामलों में। अब बात करेंगे राजस्थान का जो मानवाधिकार आयोग है उसके विषय में विशेष रूप से। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग को समानांतर रूप से हम पढ़ चुके हैं। बाकी के जो प्रावधान है वो राजस्थान राज्य का मानवाधिकार आयोग के भी वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ विशेष बातें जो राजस्थान राज्य आयोग के संबंध में हमें देखने को मिलेंगी उनको हम तथ्यात्मक रूप से यहां देखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के तथ्यों से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम इसकी स्थापना की, तो हालांकि अधिनियम जो होता है, जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो जारी होता है वो 1993 में होता है, लागू 1993 में होता है, लेकिन राजस्थान में मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 में किया जाता है और 99 में इसका गठन किए जाने के बाद भी ये अपना काम मार्च 2000 से चालू करता है। ठीक है, संरचना की यदि बात करें तो पहले मानवाधिकार आयोग जो राजस्थान में काम करता था उसकी संरचना थी 1+4, यानी पहले एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, लेकिन वर्तमान में कितना है 1+2, क्योंकि 2019 के अधिनियम द्वारा संरचना बदल दी गई। अब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य यहां काम करते हैं। ठीक है, अब मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में जिन नियमों पर इसे कार्य करना था, एक्ट तो बन गया कब 1999 में, मानवाधिकार आयोग को स्थापित कब हो गया 1999 में, एक्ट बना था 1993 में, और इसके संबंध में राजस्थान में जो विनियम प्रक्रिया विनियम बने वो कब बने 2001 में बने। अब राजस्थान का जो पहला मानवाधिकार आयोग स्थापित होता है उसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो कौन थी, कांता भटनागर, और ये ऐसी एकमात्र महिला है जो मानवाधिकार आयोग की राजस्थान में क्या रही है, अध्यक्ष रही हैं। पहली अध्यक्ष भी ये थी और एकमात्र महिला अध्यक्ष भी यही रही हैं। मुख्यालय की यदि हम बात करें तो राजस्थान राज्य का मानवाधिकार आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर भी जाके ये सुनवाई कर सकता है ताकि मौके पर ही सुनवाई की जा सके। अब मानवाधिकार आयोग को यदि शिकायत दर्ज करानी हो किसी भी व्यक्ति को, तो मानवाधिकार आयोग के समक्ष कोई व्यक्ति या तो स्वयं उपस्थित होकर या पत्र भेजकर या फैक्स के माध्यम से या स्वयं प्रेरणा से भी क्या कर सकता है, मानवाधिकार उल्लंघन के किसी मामले को राज्य का मानवाधिकार आयोग सुन सकता है, या फिर मेल के माध्यम से। इन सभी माध्यमों से क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति शिकायत मानवाधिकार आयोग के समक्ष भेज सकता है। बात करें सुनवाई की कि मानवाधिकार आयोग किस प्रकार से मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को सुनता है, तो सुनवाई किस तरीके से करता है, या तो एक जज इसको, एक सदस्य इस मामले को सुनता है तो उसे एकल पीठ कह देते हैं, 2 सदस्य उस मामले को सुनते हैं तो उसे खंडपीठ कह देते हैं, और पूरा का पूरा आयोग बैठकर यदि मामले को सुनता है तो उसे पूर्ण पीठ कह देते हैं। तो इस प्रकार से मानवाधिकार आयोग क्या करता है, मानवाधिकार से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। तो ये था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और विशेष कुछ तथ्य राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।